हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो जी, आ जाओ। सबसे पहले प्रमोशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं। अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं ना, उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड लगाने का। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। ये कोड लगाने से आपका ये बेनिफिट है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरा ये बेनिफिट है कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे, यानी आप मेरे थ्रू अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे गए हो। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इस कोड का बिल्कुल ही मतलब नहीं कि आप मेरा वही बैच देख पाओगे जिसके नीचे आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, या फिर आप मेरे ही बैचेस देख पाओगे कि क्योंकि आपने AVS10 कोड लगाया। अन अकेडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल। इस कोड का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि आपको डिस्काउंट मिल जाए और आप पता चल जाए भी कौन से टीचर के थ्रू ये बच्चा आया है। दैट्स इट। एक बार आपने कोड लगा दिया, उसके बाद इस कोड से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अन अकेडमी पे मान लो आपने SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो SSC कैटेगरी के जितने टीचर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सबके सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। फिर चाहे वो मैथ्स के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, GS के टीचर हो, यानी ये बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन की फीस है ना, ये पूरे कोर्स की फीस है। जितने इनके बैचेस आते रहे, जैसे कोई फिनिक्स बैच आ गया, ऑल स्टार बैच आ गया, पवन राव सर का बैच है, अभिनय सर का बैच है, रानी मैम का बैच है, मेरा बैच है, सुमित गोयल सर का बैच है, दीपक सर का बैच है, किसी भी टीचर का कोई भी बैच आता रहे, आपने एक बार फीस पे कर दी, दैट्स इट। बार बार कोई फीस पे नहीं करनी। ये हर संडे को एक टेस्ट होता है। इसको भी अनलॉक करने के लिए अगर आपको कोई कोड मांगे तो आप AVS10 का यूज कर सकते हैं। टेस्ट फ्री है। जो विनर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। ये जो कोड है, ये डिस्काउंट के लिए आप किसी भी कैटेगरी में यूज करवा सकते हो। मान लो आपका SSC का कोई फ्रेंड नहीं है, आप मेरा कोड रिकमेंड करना चाहते हो, तो बैंक में, UPSC में, नीट में, हर जगह ये कोड डिस्काउंट के लिए यूज किया जा सकता है। चलो जी, अब मैं आपको मेरे बैचेस का बता देता हूँ। इस मई के महीने में मेरे दो बैचेस आए थे, एक वोकैब का और एक थ्योरी का। 19 मई को मेरा वोकैब का बैच लॉन्च हुआ था, और 18 मई को मेरा थ्योरी का बैच लॉन्च हुआ था। वोकैब के अंदर मैं ईडीएम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब, ये सब करा रहा हूँ। और इसके अंदर वही अपना नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बढ़िया लेवल तक, कॉजेटिव वर्ब, जिरंड, इनके पैसिव, ये सब। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं जो मुझसे पढ़े और पता है कि कैसा पढ़ा रहा हूँ। चलो जी, ये प्रैक्टिस बैच अभी एक खत्म हुआ था। ऐसे प्रैक्टिस बैचेस आते रहते हैं। अभी वोकैब वाला बैच चल रहा है, वोकैब वाला खत्म होगा तो उसके बाद प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। आज अपनी वर्ब की सेकंड क्लास है। आज अपनी वर्ब की सेकंड क्लास है। आ जाओ जी, करो शुरू। इसमें बताइए जरा। इसमें बताओ क्या एरर है। हाँ जी, इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट ये सीखना है। ये जो वर्ड होता है ना, शुड, ये मॉडल की तरह से तो काम करता ही करता है। चाहिए इसका मतलब होता है, ये आपको पता है, ये मॉडल की तरह से काम करता है एडवाइस वगैरह देने के लिए, है ना। ये जो शुड शब्द है ना, ये जो शुड शब्द है, कंजंक्शन की तरह से भी काम कर देता है। ये जो शुड वर्ड है, ये जो वर्ड है शुड, ये कंजंक्शन की भी तरह से काम कर देता है। और ये जब कंजंक्शन की तरह से काम करता है, तब इसका मतलब होता है इफ। अगर आप शुड से सेंटेंस की शुरुआत कर दें, अगर आप शुड से सेंटेंस की शुरुआत कर दें और आपको पता चल जाए कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वैसे तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो इंटरोगेटिव बन जाएगा वो सेंटेंस। लेकिन अगर आपको लगे कि शुड से शुरुआत हो रही है भैया और इंटरोगेटिव है नहीं, तो समझ जाना शुड वहां पर कंजंक्शन का काम करा और शुड का मतलब निकलेगा वहां पे इफ। तो यहाँ पे वुड नहीं, शुड का यूज होगा। इफ लगा दोगे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वो पूछना चाह रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। अभी तो देखो ये एरर है, अभी तो देखो ये एरर है। आपने सोचा इफ आएगा, आपने ये पार्ट में एरर मार्क कर दिया तो भी नंबर मिल गए। किसी ने कुछ और सोचा, उसको भी नंबर मिल गए। लेकिन मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया, तो वुड की जगह पे जो ऑप्शन दिए होंगे ना, उनमें आपको शुड ही ऑप्शन दिया होगा जो ठीक होगा। कहानी आ रही है समझ में।
अभी फिलहाल के लिए तो ये एरर है। आप चाहे सोच लो कि यहाँ पे इफ आना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, आप सोच लो यहाँ पे शुड आना तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया ना तो आंसर में शुड ही दिया होगा, क्योंकि वो पूछना ही नहीं चाह रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि आपको पता है क्या कि ये शुड जो है कंजंक्शन की तरह से भी काम कर देता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा, वुड क्यों गलत है? वुड इसलिए गलत है बच्चे, मीनिंग इसका पढ़ो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगर अगर तुम्हें मैं एब्सेंट मिलूं, अगर तुम्हें मैं एब्सेंट मिलूं तो मैसेज ढूंढना, मैसेज छोड़ना मत भूलना, पीछे मेरे लिए एक मैसेज छोड़ना मत भूलना। अगर मीनिंग चाहिए यहाँ पे तो ये वुड मीनिंग अगर तो दे नहीं पाएगा, अगर या तो इफ से आएगा या फिर शुड जब कंजंक्शन बनता है इसलिए आएगा, इसलिए वुड गलत है भैया। ना यहाँ पे कुड आ पाएगा ना वुड आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा, या तो इफ आएगा या फिर शुड आएगा। इसमें बताइए जरा, जब मैं जवान था तो मोहन से तेज भाग लिया करता था। तो अब यहां पे आई वॉज यंग दे रखा है, आई वॉज यंग यानी पास्ट की बात करनी, पास्ट की बात करनी तो कैन की पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर आप पास्ट की बातें कर रहे हो तो कैन की भी आपको पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, यहां पे कोड लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ जरा, हाँ जी, क्या गलती है इसमें? ये तो बच्चे टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है। बहुत बढ़िया। अब आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे मान लो सिंक है, तो सिंक, सैंक, संक। वैसे तो वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, वैसे तो जैसे होता है ना गिवन इंस्ट्रक्शंस, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, वुंडेड सोल्जर, वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम कर देती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है उनके लिए एडजेक्टिव की स्पेलिंग अलग ही लिखी जाती है, जैसे अगर एडजेक्टिव चाहिए तो संक नहीं लिख सकते, संकल लिखना पड़ेगा। ऐसी जो गेट वर्ब है ना, गेट की फॉर्म कैसे चलती है, गेट, गॉट, गॉट। तो जो गॉट शब्द है ना ये एडजेक्टिव की तरह से काम नहीं कर पाता, अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए होता फिर गॉटन लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, शी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम, उसने कुछ चुरा लिया मेरे कमरे से और उसे छुपा लिया अपनी न्यूली कॉटन साड़ी में। अब यहाँ पे जो साड़ी शब्द है ये नाउन है, ये साड़ी शब्द जो है ये नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद यहाँ पे वर्ब का तो कोई देखो काम है नहीं। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया साड़ी, तो यहाँ पे वर्ब का तो कोई काम है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा ये साड़ी, और यहाँ पे आपको वर्ब की नहीं, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव की जरूरत है, तो यहाँ पे गॉट नहीं, आप यहाँ पे गॉटन लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे गॉटन। कुछ आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे ये रिसेंटली बनेगा एडवर्ब जो कि गॉटन के लिए आएगा, और गॉटन बनेगा एडजेक्टिव जो कि इसके लिए आएगा। उसने मेरे कमरे से कुछ चुरा लिया था और उसे अपनी साड़ी में छुपा लिया था, उसे अपनी नई रिसेंटली नई मिली हुई साड़ी में छुपा लिया था। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता स्टोलन थिंग्स के बारे में जब तक मैं चेक नहीं कर लेता। अब काफी बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे कैन कैसे आ गया। बच्चे ये जो चोरी करने का काम है ये पास्ट में हुआ है, और आप ये जो आगे की बातें बोल रहे हो प्रेजेंट में बोल रहे हो, नहीं समझे। उसने कुछ चोरी कर लिया था और साड़ी में छुपा लिया था जो भी चीजें उसने चोरी करी थी, ठीक है। तो अब फिलहाल की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता उन चीजों के बारे में जब तक मैं कमरा चेक नहीं कर लेता। ये देखो अंटिल आई चेक, आगे का पूरा ही प्रेजेंट में चल रहा है, कुड वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कैन की जगह पे कुड वगैरह कुछ नहीं आएगा, चोरी करने का काम पास्ट का है। ये जो अभी बात चल रही है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जब तक कमरे की तलाशी ना ले लूं, ये प्रेजेंट की बातें चल रही हैं, कुड वगैरह कुछ नहीं आएगा वहां। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा,
ये जो बढ़ते हुए रेसिज्म और हेटफुल क्राइम्स हैं, इन्होंने एक शेडो कास्ट कर दी इलेक्शन के ऊपर। तो कास्ट 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 कल भी पढ़ा था मैंने, है ना, कास्ट की फॉर्म कास्ट 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 ही चलती है। इसमें बताइए अब जरा, इसमें बताओ जरा। हियर और लिसन में क्या फर्क होता है? हियर का मतलब होता है सुनाई देना, और लिसन का मतलब होता है सुनना। जब आप डेलिबरेटली कोई चीज सुनते हो तो उसके लिए वर्ब लिसन यूज होती है। जैसे आपको कोई चीख सुनाई दी, आपको कोई ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, तो वो हियर हो गया, सुनाई देना। और कोई जबरदस्ती आप चीज सुनते हो, अब रेडियो पे अपने आप तो चीज सुनाई नहीं देगी। हर रात मैं मुझे आदत है कि मैं रेडियो पे सुनता हूं, तो रेडियो ऑन करते हो, डेलिबरेटली कोई काम करते हो, तो यहां पे आप वर्ब हियर नहीं, यहां पे आप लगाओगे लिसन, यहां पे आप लगाओगे लिसन। और आईएनजी में है क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, जिरंड लिखोगे तो लिसनिंग लिखोगे। और ये तुम्हें मुझे लगता है पता ही होगा कि लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है, लिसनिंग टू भी करना पड़ेगा। लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है, लिसनिंग टू द न्यूज लिखोगे यहां पे। एक चीज और बता दूं, आई एम इन द हैबिट ऑफ कह दीजिए, चाहे आई हैव अ हैबिट ऑफ कह दीजिए, बात एक ही। आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग कह दीजिए, आई हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग कह दीजिए, बात एक ही है। दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन, मैंने कभी उसे ऐसा आदमी नहीं माना था। हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, जो अपनी जबान से पीछे हटेगा, जो कि अपने दिए हुए वादे से पीछे हटेगा, और फिर माफी तक नहीं मांगेगा। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ये जो एंड है ना, एंड, ये जो एंड कंजंक्शन है, ये जो एंड कंजंक्शन है, इससे क्या क्या जोड़ रखा आपने? इससे आपने ये वाली वर्ब को जोड़ रखा है और इस वाली वर्ब को जोड़ रखा है। पता क्यों? क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट ये हु है, दोनों वर्ब का ही सब्जेक्ट ये हु है। ये जो गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस वाली बात है, वो भी हु के लिए लिखी है। और देन डोंट इवन अपोलोजाइज, ये भी इसके लिए लिखी हुई है। और अगर दो वर्ब एंड कंजंक्शन से जोड़ी जाती हैं, अगर दो वर्ब एंड कंजंक्शन से जोड़ी जाती हैं, तो भैया अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ना, तो वहां भी मानी जाएगी वो। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो वहां भी मानी जाएगी वो। तो अगर यहां पे वुड हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो डू कैसे आ सकता है? अगर वुड हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन वुड, यहां पे ये समझो कि यहां पे वुड लिखा हुआ, वुड डोंट इवन अपोलोजाइज लिखोगे क्या? ये डू बच्चे यहां पे फालतू है। यहां पे ये जो वुड है ना, ये वुड यहां पे भी अंडरस्टूड है। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे डू हट जाएगा, ये वुड यहां पे भी अंडरस्टूड है। एक बात देखो, ये सेंटेंस देखो, अगर मैं कहूं आई वुड गो देयर एंड मीट हिम, आई वुड गो देयर एंड मीट हिम। अब मुझे बताओ, ये जो वुड है, ये यहां मीट से पहले भी अंडरस्टूड है, हाँ के ना? ये वुड यहां पे भी मीट से पहले अंडरस्टूड है, हाँ के ना? आई वुड गो देयर एंड वुड मीट हिम, ये जो वुड है ये दोनों वर्ब से पहले अंडरस्टूड है, हाँ के ना? बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो अगर एंड से दो वर्ब जुड़ती हैं, एंड से अगर दो वर्ब जुड़ती हैं, दोनों सेम टेंस में होती हैं, तो अगर यहां पे वो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी तुम एक बात समझो, ये दोनों के दोनों ही पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है। ये पास्ट फॉर्म लिख रखी है आपने वुड, तो यहां डू कैसे आ सकता है?
यहाँ पे ये वुड अंडरस्टूड है, दोबारा कोई हेल्पिंग और लगाने की जरूरत नहीं, सीधा लिखोगे वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। नेक्स्ट पे जाइए, एक नंबर का सेंटेंस था वो पीछे वाला, इसमें बताओ जरा। कल पढ़ाया था लाई ले में क्या फर्क होता है, लाई माने लेटना और ले माने कोई चीज को लेटाना या फिर रखना। अब यहां पे टेबल पर लेटोगे क्या तुम, कि टेबल रख दोगे गेस्ट के लिए, तो टेबल तुम्हें रखना है। मेरी माँ ने कहा टेबल रखने के लिए, तो यहां पे लाई नहीं आएगा, टू ले द टेबल आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। ये भी बताया था कल आपको, अगर हैंग हंग हंग चलाते हो तो लटकाना टांगना, और हैंग 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 चलाते हो तो फांसी देना। अब तुम तुम्हारे पुलोवर्स को, ये जैकेट जो होती है हुड से वाली, उसको फांसी दे दोगे क्या, उसको फांसी दे दोगे कि लटका दोगे, टांग दोगे? बहुत बढ़िया, एलेक्स, हर्षिता, ब्रिदेश, आयुष, सुमन, विवेक, गोविंद, आरती, गौतम, सिद्धार्थ, नितिन, अंजलि, अभिषेक, अजय, दिब्बू, प्रकाश, मनु, मानसी, रानी कुमारी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए। इफ आई हैड नॉट केयरफुल इनफ, इफ आई हैडेंट बीन केयरफुल इनफ, अगर मैं सावधान ना रहा होता, अगर मैं सावधान ना रहा होता तो शायद मैं गाड़ी में टकरा जाता या गाड़ी में टक्कर मार देता। अगर मैं सावधान ना रहा होता, अगर मैं सावधान ना रहा होता तो मैं गाड़ी में टक्कर मार देता। हाँ जी, ये आपने कंडीशनल में भी पढ़ा होगा, ये आपने कंडीशनल में भी पढ़ा होगा। एक बात बताओ, अगर मैं सावधान ना रहा होता, आई माइट हैव, इफ आई हैड नॉट बीन, अगर मैं सावधान ना रहा होता तो टक्कर लग गई होती। कुछ यार, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। अब यहां पे एक्चुअली एक प्रीपोजिशन मिसिंग है बाय, यहां पे प्रीपोजिशन मिसिंग है बाय। देखो एक चीज समझना है, इस सेंटेंस के दो ध्यान से सुनना क्या मतलब है। अगर तुम ये मतलब देना चाहते हो कि अगर मैं सावधान ना रहा होता, अगर मैं सावधान ना रहा होता तो मैं गाड़ी में टक्कर मार देता, तो मैं शायद गाड़ी में टक्कर मार देता। हो सकता है तुम स्कूटी वगैरह पे बैठे हो, किसी पे भी कहना चाह रहे हो, या पैदल ही चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम गाड़ी में टक्कर मारने की बात कर रहे हो, तो फिर तो मीनिंग आएगा, फिर तो यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा आई माइट हैव। फिर तो आपको लिखना पड़ेगा आई माइट हैव, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। कुछ याद आ रहा है? आई माइट हैव हिट द कार, आई माइट हैव हिट द कार। ग्रामेटिकली तो ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली तो ये भी ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं सावधान ना रहा होता, अगर मैं सावधान ना रहा होता तो शायद मैंने गाड़ी में टक्कर मार दी होती। ठीक है, अच्छा। और अगर आप ये कहना चाह रहे हो अगर मैं सावधान ना हो रहा होता तो गाड़ी के द्वारा मुझे टक्कर मार दी गई होती, तो फिर पैसे लिखना पड़ेगा आई माइट हैव बीन हिट बाय द कार, आई माइट हैव बीन हिट बाय द कार, आई माइट हैव बीन हिट बाय द कार। ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक है, ये वाला ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि तुम गाड़ी को टक्कर मार दोगे तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो सेंटेंस लिख रहा है ना, अगर मैं सावधान ना रहा होता, अगर मैं सावधान ना रहा होता तो शायद मुझे टक्कर मार दी जाती गाड़ी के द्वारा, ये ज्यादा बढ़िया मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये ज्यादा बढ़िया मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसलिए इसको प्रेफर कर लेना। ग्रामेटिकली वो भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, दोनों के मैंने आपको मतलब बता दिए।
अगर मैं सावधान ना रहा होता, अगर मैं केयरफुल ना रहा होता तो शायद मैं गाड़ी में टक्कर मार देता, पहला। शायद गाड़ी के द्वारा मुझे टक्कर मार दी जाती तो फिर पैसिव लिखना पड़ेगा, रिसीवर बनाना पड़ेगा, तो आई माइट हैव बीन हिट लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, ट्रेडर्स ने क्रूड ऑयल के दामों को बढ़ा दिया। राइज माने बढ़ना, रेज माने बढ़ाना, तो क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? रेज्ड लिखना पड़ेगा। रेज तो आएगा ही आएगा, रेज तो आएगा ही आएगा, और ये लास्ट ईयर की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आएगी, तो रेज्ड आएगा, रेज्ड। टेंस की भी गलती है और वर्ब की भी गलती है। राइज तो वर्ब आएगी नहीं, रेज वर्ब आएगी, और दूसरी बात वो V2 में आएगी क्योंकि लास्ट ईयर लिखा हुआ वहां पे। इसमें बताइए जरा। बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे बढ़िया बात देख रहे हो, अभी तक जब से क्लास शुरू करिए, जब से क्लास शुरू करिए, सिंगल एक फालतू कमेंट नहीं है, एक फालतू कमेंट। मैं सही बता रहा हूं, अगर सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा हो जाए ना, बच्चे इतने समझदार हो जाएं, भगवान कसम ऑनलाइन में भी रिजल्ट आने लग जाएंगे बढ़िया वाले। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टीचर जब बता रहा होता है तो बच्चे ऑनलाइन में सुनने को तैयार नहीं। और इसके लिए थैंक यू। ठीक है, मेरे चैनल पे जो भी बच्चे हैं, इससे बढ़िया क्राउड मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल पे। इसके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक ना, आप मुझसे वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आसमान में छेद कर दें पत्थर तो उछालो यारो, ना वो मैं करता हूं, और ना ही वो आपसे उम्मीद रखते हैं, मुझसे उम्मीद रखते हैं पढ़ने वाले बच्चे। उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलो जी, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, अर्थक्वेक को क्या करोगे? अर्थक्वेक को सुनोगे कि अर्थक्वेक को फील करोगे? अर्थक्वेक को सुनोगे कि अर्थक्वेक को फील करोगे? अर्थक्वेक को सुनोगे कि अर्थक्वेक को फील करोगे? अर्थक्वेक को फील करोगे। मेरे ज्यादातर दोस्तों को अर्थक्वेक फील हुआ था, लेकिन मैं टोटली अनअवेयर था उसके बारे में। अर्थक्वेक सुनाई नहीं देगा, अर्थक्वेक फील होगा। इसमें बताओ जरा, इसमें बताइए। अब आपने एक बात सुन रखी होगी कि जो कैन मॉडल है ना, इसको आप एबिलिटी दिखाने के लिए तो यूज करते हो, लेकिन फ्यूचर एबिलिटी के लिए इसका यूज मत किया करो। फ्यूचर एबिलिटी के लिए, जब आपको फ्यूचर की एबिलिटी दिखानी हो, फ्यूचर की एबिलिटी दिखाने के लिए कैन मॉडल का यूज नहीं करते। जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा, फ्यूचर की एबिलिटी दिखाने के लिए कैन मॉडल का नहीं, फ्यूचर की एबिलिटी दिखाने के लिए विल शैल प्लस एबल टू का यूज किया जाता है। विल शैल प्लस बी एबल टू का यूज किया जाता है फ्यूचर की एबिलिटी दिखाने के लिए। सीधी सी बात समझो, देखो फ्यूचर की बातें करनी है ना, तो विल शैल लगाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर फ्यूचर की बातें करनी है तो विल शैल लगाना मैंडेटरी हो जाता है, और एबिलिटी की बातें करनी है तो बी एबल टू लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि कैन तो अब लगा नहीं सकते क्योंकि विल शैल लगा दिया आपने। तो जब भी आपको, अगर मैं कहना आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूं, तो ठीक है, आप एबिलिटी लगाओ, कैन से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई फ्यूचर की एबिलिटी दिखानी है तो उसके लिए कैन का यूज मत किया करो, विल एबल टू का यूज किया करो, शैल एबल टू का यूज किया करो। द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एबल टू, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एबल टू फ्लाई, ऐसे करके लिखो फिर इसको। नेक्स्ट पे आ जाइए। फॉर देयर हॉलीडेज सही है बच्चे, छुट्टियों मनाने के लिए। फॉर देयर हॉलीडेज का मतलब है छुट्टियां मनाने के लिए। जो अगली जनरेशन है वो चांद पे जा सकेगी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। फॉर देयर हॉलीडेज का मतलब है अपनी उनकी छुट्टियां मनाने के लिए।
इसमें बताइए जरा क्या गलती है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, हैज और विल ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपने एंड से जोड़ी और सोच रहे हो कि यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लिख दें काम चल जाएगा। वो प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री फेस कर चुकी है और फेस करेगी, वो प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री फेस कर चुकी है और वो फेस करेगी, वो रिजल्ट है सेल्फिशनेस का, वो ग्रीडीनेस का रिजल्ट है हमारे सो कॉल्ड सेवियर्स का, मतलब हमारे नेताओं की जो ग्रीडीनेस है उसका उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट परिणाम होंगी जो प्रॉब्लम हम फेस कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम पे फेस करेंगे। अब मॉडल के साथ तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसके हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन हैज के बाद तो V3 आता है। अगर V3 लगा दूंगा तो मॉडल नाराज हो जाएगा, और अगर बेस फॉर्म लगा दूंगा तो हैज का काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब एंड से जोड़ लो जिनके बाद अलग अलग वर्ब की फॉर्म आती है, तो भैया फिर अलग अलग ही लिखनी पड़ती है, हैज फेस्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे हैज फेस्ड लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा, अभय सिंह बच्चे मे फ्लाई भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन खुद सोचो मीनिंग चेंज क्यों करूं। उसने कैन लगा रखा है एबिलिटी दिखाने के लिए, मैं मे में चेंज करके पॉसिबिलिटी कर दूं, क्यों करूं ऐसा। मुकुंद सब तुम्हारी मेहनत है बच्चे, 23 से 45 तक आ गए हो, इसमें इसके पीछे आपकी मेरी तो सिर्फ गाइडेंस है, मेहनत आपकी बहुत सारी है इसके पीछे। अगर कोई बच्चा 23 से 45 पहुंचा है तो बहुत घिसा होगा वो, नो डाउट। ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया होगा। अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड पे बेस्ड है। एंश्योर और इंश्योर में क्या फर्क होता है, एंश्योर और इंश्योर में क्या फर्क होता है। एक तो इंश्योरेंस वाला इंश्योर करना होता है, इंश्योरेंस कर देना किसी का, और एक एंश्योर किसी को ये श्योर करना कि भैया ऐसा हो जाएगा, किसी को सांत्वना देना, किसी को ढाढ़स बंधाना कि हाँ पक्का ये काम हो जाएगा, मैं इंश्योर करता हूं कि वो पक्का वहां पे आ जाएगा, मैं इंश्योर करता हूं कि पेमेंट तुम तक पहुंच जाएगी, गारंटी लेना किसी चीज की। तो यहाँ पे ये वाला इंश्योर नहीं, ये वाला इंश्योर आना चाहिए था। नेक्स्ट बात जाइए, इसमें बताओ। यू शुड में क्या दिक्कत लग रही है, यू शुड में क्या दिक्कत लग रही है, यू शुड कमेंट करो, यू शुड में क्या दिक्कत लग रही है। लेस्ट के साथ शुड का तो पेयर होता है ना, शुड बिना शुड दोनों के चल जाता है, शुड लगाओ तो भी ठीक है, शुड ना लगाओ तो भी ठीक है। ये आपने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, लेस्ट के साथ शुड मॉडल का पेयर होता है, शुड लगा होता तो भी ठीक है, नहीं लगा होता तो भी ठीक है, कोई और मॉडल नहीं आएगा, लेस्ट के साथ शुड का ही तो पेयर है, शुड ही लगा हुआ है। जबरदस्ती क्या निकाल रहे हो तुम तो। ये सेंटेंस है बच्चे नो एरर, ये सेंटेंस है नो एरर। मैं यही देखना चाह रहा था क्या जबरदस्ती क्या एरर निकालोगे। लेस्ट के साथ शुड का ही पेयर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट एग्जाम को टेक करता है, हिंदी से उल्टे होते हैं, हिंदी से उल्टा होता है। जैसे हिंदी में कहते हो ना मैंने पेपर दिया, मैंने पेपर दिया, हिंदी में दिया कहते हो, इंग्लिश में यू टुक द एग्जाम, ना कि यू गिव द एग्जाम। इंग्लिश में उसका उल्टा होता है, याद रखना। यहाँ पे टेकिंग द एग्जाम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर 1% की भी। हाँ शुड अंडरस्टूड भी हो सकता है बच्चे, बता रखा है, शुड लगा दो तो भी ठीक है और ना लगा दो तो भी ठीक है, लेकिन लगाना कोई गलती थोड़ी है, लगा दोगे तो कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा। ये सेंटेंस नो एरर है, नो एरर। मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कहा था उस लड़के के पिताजी ने जो पेपर दे रहा था एमए के उस साल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए जरा, हिज लगा तो दिया यार, एन एम ए क्यों करोगे, हद है यार। एक बात बताओ,
अगर माई एप्पल लिख दूं तो एन एप्पल, द एप्पल, ये सब लगेगा। अगर एक बार माई लगा दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो एन द आते हैं क्या कभी? क्या फर्जी बातें कर रहे हो? जब यहाँ पे हिज एमए एग्जामिनेशन आपने हिज वर्ड का यूज कर दिया तो फिर यहाँ पे कुछ थोड़ी आएगा। ओवरटेक का मतलब होता है बेसिकली आगे निकलना। जैसे गाड़ी चला रहे हो, किसी के आगे निकल गए तो ओवरटेक हो गए। और गद्दी संभालने के लिए टुक ओवर वर्ड यूज होता है। गद्दी संभालने के लिए फ्रेजल वर्ब है टुक ओवर। सिंहासन संभालना, गद्दी संभालने के लिए वर्ड यूज होता है टुक ओवर। टुक ओवर लगा दोगे तो पास्ट में चला जाएगा, टेक्स ओवर लगा दोगे तो प्रेजेंट में चला जाएगा, आपकी मर्जी है। फ्यूचर को दिखाने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट भी यूज होता है। जब ऑफिशियल एक्शन होते हैं ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा वो मीनिंग देना चाह रहा होगा। पहले प्रेजेंट में तो इसको प्रेफर कर लेना, पहले प्रेजेंट में था ये तो प्रेजेंट में ही रखना, प्रेफर कर लेना। उसने गद्दी संभाल ली थी ये मीनिंग देना तो टुक ओवर कह देंगे, वो गद्दी संभालेगा। नया प्रेसिडेंट टेक ओवर करेगा बांग्लादेश में, तो अगर गद्दी संभालेगा मीनिंग देना है तो यहाँ पे ये लिख देंगे। वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है, प्रेजेंट डेफिनेट वाली जो होती है, वैसे तो प्रेजेंट डेफिनेट में आती है वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन के लिए V1 से भी फ्यूचर दिखाया जा सकता है। ये वही चीज है। टेक ओवर मतलब चार्ज लेना, संभालना किसी चीज को। इसमें बताइए जरा। हाँ बच्चे, लॉकडाउन से पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन जयपुर में तो लॉकडाउन ही है 2 साल से। 2 साल में कोई 20-25 दिन कोचिंगें खुलने की मिली थी इजाजत। अरे अभय प्रताप सिंह, कितनी बार कमेंट करोगे देवता, कितनी बार कमेंट करोगे? स्टडी माने पढ़ाई होता है, स्टडीज माने फॉरेन मतलब हायर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होता है। डिक्शनरी में टाइप करोगे मिल जाएगा भाई। स्टडीज जो पूछ रहा है, स्टडी माने तो पढ़ाई, नाउन, वो भी नाउन होता है, लेकिन उसका मतलब होता है बेसिकली सब्जेक्ट्स। हायर स्टडीज सुना होगा। इसमें बताइए जरा। वंडर और वंडर में क्या फर्क होता है? वंडर और वंडर, इनमें क्या फर्क होता है? वंडर माने हैरान होना और वंडर माने इधर उधर भटकना। अब बताओ यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए, वंडर चाहिए कि वांडर चाहिए? अगर हमारे सामने कोई डेफिनेट एम ना हो तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, एमलेस परस्यूट्स में, बिना काम की एमलेस जर्नियां करते रहते हैं, किसी चीज की तरफ बिना काम भागते रहते हैं और हमें कुछ नहीं मिल पाता और अचीव नथिंग। इसमें बताइए जरा, इसमें बताओ। चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी उसका जो उद्देश्य था उसके पीछे की ऑनेस्टी को क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करता, उसके पीछे जो ऑनेस्टी है उसके पीछे की हिम्मत नहीं करता। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। अब देखना, ये नीड और डेयर अगर आपको याद हो, तो ये मॉडल भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। नीड और डेयर मॉडल भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ पे ना तो नीड और डेयर के बाद कोई नॉट लिखा हुआ है, ना कोई WH फैमिली का वर्ड आ रहा है, तो डेयर यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? डेयर यहाँ पे मेन वर्ब बनना चाहिए था। अगर ये मेन वर्ब बनना चाहिए था तो पहली बात तो नो वन के साथ डेयर्स आता, और दूसरी बात अगर ये मेन वर्ब आ गया तो आगे मेन वर्ब कैसे आ सकती है? इसको इन्फिनिटिव में भी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नो वन डेयर्स टू कॉल। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं ऐसा लिख दूं ही नीड बाय सम न्यू क्लोथ्स,
ही नीड बाय सम न्यू क्लोथ्स, उसे कुछ नए कपड़े खरीदने की जरूरत है। अब यहाँ पे ना तो नीड के बाद नॉट आ रहा, किसे मॉडल मान लूं, ना कोई WH फैमिली का वर्ड है, तो समझ जाओ कि भैया इसको मेन वर्ब बनाना था। अगर इसको मेन वर्ब बनाना है तो पहली बात तो नीड्स करना पड़ेगा, और दूसरी बात इस बाय से पहले टू भी लगाना पड़ेगा ताकि इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि दो मेन और तो साथ नहीं आ पाएंगी। ये दोनों सेम टाइप के एरर है। ये जो दोनों एरर बताए आपको बिल्कुल सेम टाइप के एरर है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। बच्चे नन और नो वन में कोई दिक्कत नहीं है, नो वन कह दो चाहे नन कह दो, बात एक ही है। नो वन कह दो चाहे नन कह दो, बात एक ही है। नो वन कह दो चाहे नन कह दो, बात एक ही है। शायद आर वाला है। नो वन कह दो चाहे नन कह दो, बात एक ही है। नन और नो वन में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूं। नन और नो वन में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको बता देता हूं। नन चीजों के लिए भी आ सकता है, इंसानों के लिए भी आ सकता है। नन चीजों के लिए भी आ सकता है, इंसानों के लिए भी आ सकता है, लेकिन नो वन को जनरली इंसानों के लिए प्रेफर करते हैं अपन। नो वन को आमतौर से अपन इंसानों के लिए ही प्रेफर करते हैं। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अब इसमें जो डिफरेंस है बच्चे वो है सेल वर्सेस सोल्ड का। सेल वर्सेस सोल्ड का क्या फर्क है इसमें। हाँ जी, सेल वर्सेस सोल्ड में क्या फर्क है। ये सेल सोल्ड सोल्ड ये तो वर्ब है, अच्छा, और सेल क्या नाउन है। तो यहां पे डिसाइडेड टू सस्पेंड, ये जो इन्फिनेटिव में आई वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पे वर्ब लिखेंगे नाउन लिखेंगे। तो यहां पे सस्पेंड द सेल ऑफ गोल्ड कॉइन लिखो, सस्पेंड द सेल, सस्पेंड द सेल। काफी बच्चे इसके अंदर कह रहे हैं सेलिंग कर दो, काफी बच्चे इसके अंदर कह रहे हैं सेलिंग कर दो। मैं सेलिंग ना करने का आपको रीजन बता सकता हूं, अगर आप समझ पाओ तो। अगर आप समझ पाओ तो मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं। उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। उसको समझने के लिए मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं कह दूं आई सोल्ड, अगर मैं कह दूं आई सोल्ड, अगर मैं कह दूं आई सोल्ड, सिर्फ इतना सेंटेंस लिख के छोड़ दूं तो ये सही है कि गलत है। अगर मैं आई सोल्ड लिख के छोड़ दूं तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है। सीधा इतना, बस इतना लिख के छोड़ दूं आई सोल्ड, सही कि गलत। अगर ये किसी सवाल के जवाब में लिखा हो, अच्छा किसने बेची थी ये किताब, आई सोल्ड, फिर तो ठीक हो सकता है, वरना तो ठीक नहीं हो पाएगा, वरना तो ठीक नहीं हो पाएगा। सिंगल स्टेटमेंट में तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। आई सोल्ड माई कार, आई सोल्ड माई हाउस, इसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप एक ट्रांजिटिव वर्ब से चाहे आप जिरंड बनाओ चाहे आप इन्फिनिटिव बनाओ, वो ट्रांजिटिव ही रहता है। तो अगर सेलिंग लिखोगे ना, अगर सेलिंग लिखोगे तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिएगा, उसको ऑब्जेक्ट चाहिएगा। अगर सेलिंग लिखोगे ना तो फिर ये ऑफ नहीं आएगा। अगर सेलिंग लिखोगे टू सस्पेंड सेलिंग गोल्ड क्वाइंस, ये लिखना पड़ेगा, ये गोल्ड क्वाइंस लिखना पड़ेगा। टू सस्पेंड, डिसाइडेड टू सस्पेंड सेलिंग गोल्ड क्वाइंस, ये लिखना पड़ेगा यहां पे आप। लेकिन ऑफ लिखा हुआ वो तो अगले पार्ट में चला गया, ऑफ लिखा हुआ वो तो अगले पार्ट में चला गया, उसको तो आप हटा नहीं सकते। तो भैया फिर आपके पास एक ही चारा है, यहां पे द सेल ऑफ गोल्ड कॉइंस एंड बार्स लिखना पड़ेगा। एक नंबर का कॉन्सेप्ट था, एक बार दोबारा बोलने की कोशिश करता हूं। ऐसे दिमाग के अस्थि पिंजर खुले होने चाहिए, कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए। फिर से देखिए, एरर तो सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टू सस्पेंड को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे वर्ब नहीं नाउन चाहिए।
अब द सेल लिख देना है, एक तो ये सीधा नाउन ही लिख दिया, सेल एक नाउन होता है। अच्छा, काफी बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे सेलिंग लिख दो, सेलिंग जेरेंट होता है, वो भी नाउन का काम करता है, लेकिन सेलिंग आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। पता क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सेलिंग लिखोगे तो सेलिंग ट्रांजिटिव वर्ब से बना है, सेल एक ट्रांजिटिव वर्ब से बना है, सेल ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो सेलिंग भी ट्रांजिटिव हो गया। अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब से इन्फिनिटिव बनाओ, जेरेंट बनाओ तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर सेलिंग लिख दोगे ना, सेलिंग लिख दोगे ना तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिएगा। ही स्टॉप्ड सेलिंग कॉइन्स, ही स्टॉप्ड सेलिंग आइसक्रीम, सेलिंग लिखोगे तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे जो गोल्ड कॉइन्स लिखा है इससे पहले का ऑफ हटाना पड़ेगा अगर आप सेलिंग लिखना चाहते हो तो। इतनी कहानी क्लियर है? एक और रीजन है अगर समझ पाओ तो, एक और बढ़िया रीजन है समझ पाओ तो। ये जो ज्वेलरी रिटेलर्स हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये रोक लगा देंगे गोल्ड कॉइन्स और बार्स की सेल पे, ठीक है, उसकी बिक्री पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेलिंग लिखते हैं ना, सेलिंग लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है, सेलिंग लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका जो डूअर है ना, इसका जो डूअर है वो वही डूअर बनेगा जो वर्ब का डूअर है, यानी ज्वेलरी रिटेलर्स ही हैं। जबकि उनको प्रतिबंध लगाना कि कोई भी नहीं बेचेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्वेलरी रिटेलर्स ना बेचे, कोई भी नहीं बेचेगा, जो उसकी बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाना है। सेलिंग लिखने से मतलब होता है, सेलिंग लिखने से मतलब होता है कि डूअर भी वही बन जाएगा। अगर मैं कहूं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो लाइक करने का डूअर भी मैं हूं और प्लेइंग का डूअर भी मैं ही हूं। अगर सेलिंग लिख दोगे यहां पे तो सेलिंग का मतलब हो जाएगा ज्वेलरी रिटेलर्स ही बेचने पर प्रतिबंध लगा रहे, मतलब खुद नहीं बेचेंगे, वो कोई और बेच लो चाहे, नहीं, बिक्री पर ही प्रतिबंध लगाना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट था, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, हल्का सा हैवी था ये। इस पे आ जाओ जरा। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसकी डॉटर का, जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसकी डॉटर का, उसने उसको थोरली अपसेट कर दिया, मिस्टर गुप्ता को थोरली अपसेट कर दिया। अपसेट करने का काम किया इस अनरीजनेबल बिहेवियर ने, अपसेट करने का काम किया इस अनरीजनेबल बिहेवियर ने। अनरीजनेबल बिहेवियर को अपसेट नहीं किया, अनरीजनेबल बिहेवियर ने अपसेट किया, तो यहां पे पैसिव नहीं चाहिए, वॉज नहीं आएगा, यहां पे सीधा V2 आएगा, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे कोई पैसिव वैसिव नहीं चाहिए आपको। अनरीजनेबल, काफी बच्चे करें अनरीजनेबली, अनरीजनेबली कैसे हो सकता है? यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, अनरीजनेबल एडजेक्टिव होता है, एकदम सही लिखा हुआ है। उसकी बेटी का जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसने मिस्टर गुप्ता को अपसेट कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक्टिव वर्ब चाहिए, ना कि पैसिव। वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे अपसेट आएगा सीधा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये कुछ वोकैब के सवाल हैं, जल्दी से कर दो इनको। रेवर का सिनोनिम बताइए, रेवर का सिनोनिम। वर्ड सुना होगा, रेवर्ड, रेवरेंस, ये सब इसी से बने हुए हैं। रेवर्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसकी इज्जत हो, रेवरेंस माने इज्जत और रेवर माने इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा जी रिस्पेक्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट। कंडेम्न माने आलोचना करना, एंजॉय माने मौज काटना, रिपीट माने दोहराना। लिबर्टी का एंटोनिम बताइए, लिबर्टी का उल्टा बताइए, लिबर्टी का उल्टा, लिबर्टी का उल्टा। इंडिपेंडेंस आजादी, ये तो सिनोनिम हो गया इसका। कन्वीनियंस किसी काम को करने में आसानी। अच्छा, डिलीवरेंस का मतलब होता है कोई बेसिकली इविल वगैरह या कोई प्रिजन वगैरह से जब आजादी मिल जाती है तो डिलीवरेंस बोलते हैं उसको। अच्छा शब्द है ये, इसको स्टार मार्क कर लेना, ध्यान से इसका एक बार मीनिंग देखना। डिलीवरेंस का मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम सम इविल और सम प्रिजन एक्सेट्रा। यहां पे जो इसका एंट्रीम आएगा उल्टा आएगा, वो आएगा डिपेंडेंस। लिबर्टी मतलब आजादी, डिपेंडेंस किसी पर आश्रित होना, किसी का मोहताज होना। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या है? बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या है?
बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाना, कम टू ओरिजिनल पॉइंट, कम टू ओरिजिनल पॉइंट। मॉरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर, वो मॉरल्स जो किसी आदमी के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं एथिक्स। इंट्यूशन जो आपके मन में ऐसे आता है ना, गट फीलिंग, भी मेरे को ये इंट्यूशन आ रही है कैसा होने वाला है। एटीट्यूड आपका, चीजों को डील करने का तरीका आपका कैसा एटीट्यूड है, साइकोलॉजी। एथिक्स, जिसकी वजह से किसी का बिहेवियर गवर्न होता है, आपके एथिक्स कैसे हैं। आज के आखिरी सवाल पे आ जाइए, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? कॉन्ज्यूमेट करना, कॉन्ज्यूमेशन करना, जैसे होता ना, शादी को कॉन्ज्यूमेट करते हो, शादी को पूरा करते हो, कॉन्ज्यूमेशन। डबल एम आता जी इसके अंदर। कॉम्पिटेंस, किसी के अंदर अगर कॉम्पिटेंस होती है तो उसके अंदर किसी से कंपीट करने की क्षमता होती है। तेरे अंदर इस काम को करने की कॉम्पिटेंस है तो तेरे अंदर इस काम को करने की क्षमता है। क्रोनोलॉजी, किसी चीज का सीक्वेंस। कॉम्प्रोमाइज कर लेना, सुलह कर लेना। अब आप अपने मार्क्स कमेंट करो भाई। मैं आपको एक बार बैचेस का बता देता हूं। इस महीने में 2 बैचेस लॉन्च हुए थे। एक वोकैब का, जिसमें मैं कराने वाला हूं ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब और नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब। फोटोज वगैरह बना के, रूट वर्ड बना के, ऐसे ऐसे करके वोकैब याद करा रहा हूं। 8 से 9:15 इसका टाइमिंग होता है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास चलती है। और मेरा थ्योरी का बैच आया था 18 मई को। अन अकेडमी पे कोई अलग अलग बैच की फीस नहीं होती, कोई अलग अलग टीचर की फीस नहीं होती। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी, मान लो आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसकी फीस होती है AVS 10 कोड लगाने के बाद 5850। AVS 10 कोड लगाने के बाद वो फीस पड़ती है 5850 पूरे साल की। और 1 साल पे अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, अभी दोबारा आया 1-2 दिन के लिए। 1 साल पे 2 महीने फ्री मिल रहे हैं और 2 साल पे 4 महीने फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आप ये फीस पेमेंट करते हो तो ऐसा नहीं किसी एक बैच की फीस है, इसमें आपका मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। टोटल ये कवर हो जाएगा। कहानी आ रही है समझ में? कल का जो टॉपिक है बच्चे, वो मोस्ट प्रोबेबली नाउन रहेगा। कल का जो टॉपिक है वो रहेगा मोस्ट प्रोबेबली नाउन। कल का टॉपिक रहेगा जी नाउन। ठीक है, कल का जो टॉपिक है वो रहेगा नाउन, जो कल का टॉपिक पूछ रहे हैं। हाँ बच्चे, अन अकेडमी पे भी प्री टू मेंस लेवल तक के ही बैच चलते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बैच का जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, आज के लिए गुड नाइट। और अगर कंटेंट में दम लगता है, कुछ फायदा हो रहा है तो शेयर कर दिया करो यार। ठीक, आज के लिए गुड नाइट।